In 9th standard, we have studied congruence of triangles in detail. Recall that two figures are said to be congruent if they have the same shape and the same size. In this chapter, we shall study about those figures which have same shape but not necessarily the same size. Two figures having same shape and not necessarily the same size are called similar figures. तो याद रखना कॉन्ग्रुएंट यानी आइडेंटिकल, एग्जैक्ट कॉपी, सेम शेप सेम साइज. बट सिमिलर की बात करें, टू फिगर्स विल बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज. अब इसके लिए एग्जांपल्स देखेंगे. हियर इट इज. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर. ओरल्स भी होंगी, ध्यान रखना. टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर. Why are two circles always similar? Because shape तो वही है, बस size वेरी कर रहा है. So remember, two circles are always similar. Then two squares are always similar because shape remains the same, size वेरी कर रहा है. Two equilateral triangles are always similar. Equilateral triangles सिर्फ, क्योंकि अगर बाकी के triangles की बात करें, just a minute. अगर दो स्केलियन ट्रायंगल्स बना दिए मैंने तो इनका कोई शेप सेम नहीं दिख रहा. साइज तो बाद की बात है, पहले शेप सेम होना चाहिए. और शेप, अगर मैंने दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनाए तो क्या है, शेप इज सेम बट साइज डिफर्स, दैट इज कॉल्ड एज सिमिलर. सो रिमेंबर दैट पॉइंट. सो विच टू फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर? टू सर्कल्स, two squares and two equilateral triangles are always similar. अगर रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने तो रेक्टेंगल भी अलग अलग लेंथ और ब्रेड्थ के हो सकते हैं. जस्ट अ मिनट. ये हुआ स्टीप रेक्टेंगल और ये थोड़ा सा बड़े साइज का हुआ. इधर कोई शेप सेम नहीं है, पर आपको ये ध्यान रखना है बेसिकली दैट टू स्क्वायर्स, टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर. तो ये था फर्स्ट पॉइंट आज का. ईशान, इतना क्लियर हुआ है? हाँ सर. लुक एट दिस डायग्राम. यू कैन सी these two diagrams have same shape but different size. They are similar. Remember this point. क्यों आज इतना लेट ज्वाइन हो रहे हैं? अस्मी, क्या रीजन है इतना लेट ज्वाइन करने का? एक्चुअली आज पता नहीं लैपटॉप की थोड़ा हैंग हो रहा था सुबह से, मतलब आज स्कूल के भी लेट ही हुआ मुझे. ठीक है. एक्सरसाइज 6.1 जल्दी से कर देंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. All circles are similar. What could be the definition of congruent circles? अंजलि, congruent circles किसको कहेंगे? केदार, what do we mean by congruent circles? बोलो. सर, जिनका शेप और साइज दोनों सेम होते हैं. नहीं, ये ठीक है टर्म, लेकिन माइक ऑफ कर दो. when two circles have same radii, they are said to be congruent circles. पर आपके सामने अगर दो अलग अलग सर्कल्स बनाए जाएं तो they won't be congruent but they will always be similar. Remember. गुड मॉर्निंग रुतम. आगे बढ़ते हैं. ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर. विच टू ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर? मैंने बोल दिया था कि आप
आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी बनाते हो तो वो भी ऐसे बन सकते हैं, जैसे मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दो साइड्स इक्वल है, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे ये दोनों इक्वल है. सो हियर द शेप इज नॉट सेम. सो रिमेंबर ओनली इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर. तो जो मैंने अभी पॉइंट्स कवर किए वही तीन पहले फिल इन द ब्लैंक्स बन गए हैं. ऑल सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर. तो ये था बेसिक डेफिनेशन जो इस चैप्टर में काम में नहीं आने वाला है. इस चैप्टर में जो मेन डेफिनेशन ज्वाइन मतलब पढ़ाया जाएगा वो देखते हैं कौन सा है. रुतम एवढा लेट का? सॉरी सर, विसरलो. Two polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and if their corresponding sides are in the same ratio. दो ट्राइंगल्स को हम कब सिमिलर बोल पाएंगे? When their angles are equal. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे डी एंगल एस को इक्वल है, ए एंगल पी को इक्वल है, बी एंगल क्यू को इक्वल है और सी एंगल आर को इक्वल है. अगर एंगल्स ही सेम नहीं हुए तो हमको डेफिनेटली शेप अलग अलग मिल जाएंगे. सो फर्स्ट कंडीशन इज टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर साइड्स आर इन द सेम रेशो. आपको 9th में याद आना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट के वक्त हम साइड्स को इक्वल लिखते थे. 2 मिनट, हम साइड्स को इक्वल दिखाते थे, पर अब यहाँ पर इक्वल नहीं, यहाँ पर साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए. जैसे अभी इधर एक एग्जांपल देखें तो देखो 2.1 और 4.2 का रेशियो कितना आएगा? 2.1 अपॉन 4.2 इज हाफ. फिर यहाँ पे अगर बेस पे बात करें 1.5 अपॉन 3 इज हाफ. हमेशा रेशियो देखना है. 2.4 अपॉन 4.8 इज हाफ. 2.5 अपॉन 5 रेशियो इज हाफ. तो सभी साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, दे ऑल हैव रेशियो इक्वल टू हाफ. They all have ratio equal to half and all their angles also are equal. So when all angles are equal, corresponding angles are equal, and when corresponding sides are in the same ratio, जिसको बोलते हैं proportion, the two triangles are said to be similar. अगर 50% भी क्लियर हुआ है ठीक है, क्योंकि हम थर्ड एक्सरसाइज में देखेंगे दो ट्राइंगल्स को कैसे हम अलग अलग टेस्ट के ज़रिए, ए टेस्ट, SAS टेस्ट, SSS टेस्ट, कैसे हम वो टेस्ट से ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे. ये थर्ड एक्सरसाइज की बात है. और थर्ड एक्सरसाइज की शुरुआत करते वक्त मैं फिर ये सेंटेंस से शुरुआत करूँगा और तब हम आगे बढ़ेंगे. आज फर्स्ट एक्सरसाइज करने के बाद सेकेंड एक्सरसाइज में कुछ भी सिमिलैरिटी का नहीं आने वाला है. नॉट अ सिंगल पर्सन विल बी डिस्कस्ड अबाउट दैट. तो फोर्थ का आंसर वो सेंटेंस का ही पार्ट है, पढ़ लो. टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. साइड्स इक्वल 9th स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट के लिए लगता है. यहाँ पर साइड्स शुड बी इन प्रोपोर्शन. और ये सेंटेंस के ऊपर ये क्वेश्चन आया है, थर्ड वन, जो मुझे पूछना है. 2 मिनट. सूर्यवान ट्राई करा. जस्ट टेल मी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर और नॉट. Sir, they are similar because सूर्यवान तुला they कुठल्या अँगलने त्यांचा शेप, similar नाही. तुला शेप सेम दिसतंय काय रे? नाही, similar नाही. का नाही आहेत सिमिलर? आणि का हा स्क्वेअर आणि हा रोमस. तसं ठीक आहे, पण जर या भाषेत आता आपण जे रूल वाचलं यात कुठलं रूल फॉलो होत नाही आहे? सर, रेशो आणि सूर्यवान कस रेशो बघ, रेशो बघ. 1.5 अपॉन 3 हाफ, 1.5 अपॉन 3 हाफ. रेशो इज ऑलवेज इक्वल.
सो वन कंडिशन इज ॲक्च्युली ट्रू, बट आपण इथं बघितलेलं अँड आहे, अँड म्हणजे दोन्ही कंडिशन्स ट्रू पाहिजे. मग दुसरी कंडिशन कुठली होती? करस्पॉन्डिंग. व्हॉट? करस्पॉन्डिंग साइड्स बोललो मी, दे आर प्रपोर्शनल. प्रपोर्शनल म्हणजे दे आर इन इक्वल रेशो. देन ऑल्सो वाय आर दीज टू नॉट सिमिलर? सूर्यमान तुझ्या समोर फिल इन द ब्लँक ठेवलेलं आहे. टू पॉलिगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देअर कॉरेस्पॉन्डिंग अँगल्स आर इक्वल. सूर्यमान तुला अँगल्स इक्वल दिसत आहेत का इथं? हो इक्वल अँगल्स नाही आहेत रे इक्वल. सर एक मिनटं. सूर्यभान इथं 90 डिग्री आहे, इथं कुठं तुला 90 डिग्री दिसतंय? हां सॉरी. अँगल्स आर नॉट इक्वल, बट नुसतं साईड्स प्रपोर्शनमध्ये असतील तर नाही चालणार. आपल्याला दोन्ही कंडिशन्स सॅटिस्फाय झालेले पाहिजेत. सो क्लियर है सगळ्यांना दैट दीज आर नॉट सिमिलर बिकॉज पहले तो ओरली सिंपल भाषा में सेम शेप ही नहीं है, साइज पर बाद में जाना है. टू फिगर्स शुड बी ऑफ सेम शेप एंड डिफरेंट साइज. इधर शेप ही डिफरेंट है उनका. क्यों डिफरेंट है? एंगल, मैंने बोला था पहले एंगल सेम होना चाहिए, फिर साइड्स की बात आती है. और साइड्स सारे रेशो में है बराबर, पर एंगल्स सेम नहीं होने की वजह से दीज आर नॉट सिमिलर. फाइन. एंड आशना जल्दी से आंसर दो ये, और ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है आज ही. गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स. कौन से दो पेयर हमेशा सिमिलर होंगे? आशना, Yes, sir. which two pairs will always be similar? Give two different examples. Circles Good. and triangles. ट्राइंगल कोई भी ऐसे नहीं चलेगा, एक स्पेसिफिक ट्राइंगल के पेयर ही हमेशा सिमिलर होंगे. Equilateral. गुड. पेयर ऑफ सर्कल्स, पेयर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, पेयर ऑफ स्क्वायर्स, दीज आर द पेयर्स विच विल ऑलवेज बी सिमिलर. दो इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसे भी बना दो, मैंने बता दिया था डायग्राम के थ्रू. दो स्क्वायर कैसे भी बना दो, दे विल ऑलवेज बी सिमिलर बिकॉज देयर शेप इज सेम. अब इक्विलैटरल ट्राइंगल के इन डेप्थ में गए हम. मान लो दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स बनाए, एक छोटा ट्राइंगल एक बड़ा. क्यों ये हमेशा सिमिलर होंगे? क्योंकि देखो एंगल्स सारे अंदर 60 होने वाला है, ट्राइंगल छोटा रहे या बड़ा रहे. एक बात. और दूसरी बात, साइड्स सब 3 3 3 रहेंगे. अगर ये बड़ा ट्राइंगल है सब 5 रहेंगे. हमेशा रेशो सेम होगा 3/5. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी सेम होगा. तो मैंने वो डेफिनेशन के हिसाब से भी क्लियर कर दिया अभी कि वाई द टू इक्वल ट्राइंगल्स विल ऑलवेज बी सिमिलर, बिकॉज देयर एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल एंड साइड्स विल ऑलवेज बी इन इक्वल रेशो. और इक्वल रेशो को हम कहते हैं प्रपोर्शन. एंड हर्षराज, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स. हर्षराज, अड़के भाई, मैसेज किया है. वही ना सर बोल रहा है खाली. क्या हो गया? माइक नहीं चल रहा है, अरेंज करके बैठो. सर मैं बताऊं? बोलो ईशान. सर टू स्केलिंग ट्रायंगल्स. कुछ भी बोल दो चलेगा. अ सर्कल एंड अ ट्राइंगल, अ सर्कल एंड अ स्क्वायर, टू स्केलिंग ट्राइंगल्स, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, सब चलेंगे. पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स, कोई भी दो बोल दो. रोम्बस एंड स्क्वायर सामने आपके. सूर्यभान समजलं सगळं? हो सर. फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर आहे सगळ्यांना? यस. इफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट सिमिलैरिटी डोंट वरी, हम थर्ड एक्सरसाइज में वापस देखेंगे. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. ये वापस यहाँ पे उन्होंने बताया है वही बात. टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो. पर हम ये थर्ड एक्सरसाइज में देखेंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ. और सेकेंड एक्सरसाइज जिस थ्योरम पर बेस्ड है इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इसका एब्रीवेशन है BPT. आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में वैलिड है यूज़.
इसका एब्रीवेशन यूज़ करना। द नेम इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और एक स्कूल एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आया था, प्रूव थेल्स थ्योरम। आधे बच्चे सोच में पड़ गए, थेल्स नाम का कौन इंसान है हमको मालूम नहीं है। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। चेहरा दिया है उसका, अच्छा खासा चेहरा है, देख लो। और अब हम थ्योरम से शुरुआत करेंगे। अब इस थ्योरम का प्रूफ भी है, पर मेरे को आज प्रूफ नहीं कराना है, मुझे पहले आपको थ्योरम सीधा अप्लाई करने आता है या नहीं वो सिखाना है, क्योंकि थ्योरम का एप्लीकेशन ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। लेकिन इस ट्रायंगल्स चैप्टर में 5 थ्योरम्स हैं और एक थ्योरम हर बार आता है फिक्स, याद रखना। बोर्ड एग्ज़ाम के वेटेज में, डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायंगल्स चैप्टर का सेक्शन डी में एक क्वेश्चन अरेंज किया हुआ है और उसमें 90% ऑफ द टाइम थ्योरम ही आया हुआ है। तो 4 मार्क्स का आपका यहाँ पर एक अश्योर्ड मार्क्स हो जाते हैं। 4 से 5 थ्योरम प्रिपेयर कर लो परफेक्ट, यू गेट 4 मार्क्स। लेकिन आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स करते चलेंगे, कल भी हो सकता है थ्योरम का प्रूफ। थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लो और आपको लिख के निकालना है, जगह छोड़ दो उतनी, पढ़ो एक बार आप अपने हिसाब से। ओके, मैं अभी समझा देता हूँ। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, आप थ्योरम समझ के लो। थ्योरम का प्रूफ ज़रूरी नहीं होता आपको सम्स आने चाहिए उसके लिए, सम्स उस पर आने के लिए आपको थ्योरम का बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, सो हियर सपोज D is parallel to BC. BC is that one side. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, then what? तो इतना सब आपको एग्जाम में एज अ गिवन दिया होगा अलग अलग सम्स के थ्रू। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, आप देख सकते हो कि ये जो लाइन पैरेलल बनाई हुई है, दिस इज द सिंबल फॉर पैरेलल, और ये लाइन जो है is intersecting other two sides at these 2 points, then what? यहाँ कॉमा दिया है मतलब ये सारा गिवन होगा। then what? then the other two sides are divided in the same ratio. then the other two sides, ये जो बाकी की 2 sides दिख रहे हैं आपको, they are divided in the same ratio. ये जो इनके डिवाइड ये पार्ट्स तैयार हुए, they are in the same ratio. So if a line is drawn parallel to one side of a triangle, then what? then the other 2 sides are divided in the same ratio, which means what? AD upon DB, बाकी के 2 sides के जो ये parts तैयार हुए हैं, they are in same ratio, that is AE upon EC. when 2 ratios are equal, हमने अभी वर्ड डिस्कस किया था, साइड्स आर इन इक्वल रेशियो, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज प्रपोर्शन। अभी सिमिलैरिटी के लिए कंडीशन पढ़ा था हमने, और इसीलिए इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, क्योंकि इस थ्योरम में 2 साइड्स का रेशियो हम इक्वल लिखेंगे, जिसको ही बोलते हैं प्रपोर्शन। सो व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन, स्टेटमेंट फिर से क्लियर करो क्योंकि मैं प्रूफ आज नहीं कराने वाला हूँ, मुझे डायरेक्टली आपसे आज सम्स करवाने। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो आपको एक ट्राइंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन ऐसे कुछ गिवन दिया जाएगा, विच विल इंटरसेक्ट अदर 2 साइड्स इन 2 पॉइंट्स, वो तो कॉमन सेंस की बात है। देन द अदर 2 साइड्स आर इन प्रपोर्शन, मतलब द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, मतलब इनके जो पार्ट्स तैयार हुए इस लाइन सेगमेंट की वजह से, तो AD और DB और AE और EC का रेशो सेम होगा। सबको स्टेटमेंट क्लियर हुआ? हाँ सर। गुड। हाँ हाँ सर। सर। अब हम हाँ, डायरेक्ट सर। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली सम्स करेंगे आज, पहले 2 BPT के ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2,
क्या दिया देखो, इन दिस फिगर 1 and 2 दोनों में डायग्राम का लेबलिंग ABC थोड़ा शेप अलग अलग है, कोई सिमिलर मत सोचो ये अलग सम है ये अलग सम है। इन बोथ DE इज पैरेलल टू BC, इन बोथ DE इज पैरेलल टू BC। मैंने बोला था कि दिस इज द गिवन कंडीशन इफ, और अगर एक पैरेलल दिया देन यू कैन डायरेक्टली राइट दिस रेशियो बाय BPT थ्योरम। सो इफ DE is parallel to BC, find EC in the first sum, find AD in the second one। तो आपको बस रेशियो बराबर लिखने आना चाहिए, मैं अभी इधर ही बता दूंगा। रुतम, in this first diagram, if DE is parallel to BC, tell me which two ratios will be equal according to the theorem BPT? Sir, AD upon DB is equal to AE upon EC. वेरी गुड। निहारिका, क्लियर हुआ ये रेशियो कैसे लिखना है? हाँ सर। ठीक है, डायग्राम में फिर ड्रॉ नहीं करता, तो जस्ट ध्यान दो कि डायरेक्टली थ्योरम यूज करो। और ये थ्योरम में टर्म्स कितने आते हैं वो देखो, 1 2 3 4, एंड आउट ऑफ 4 देखो आप AD की वैल्यू दी हुई है, DB की वैल्यू दी हुई है, आपको AE की वैल्यू दी है, आपको खाली EC फाइंड करना है। सो इट्स वेरी इजी ना। तो याद रखना आपको कैसे एग्जाम में शुरुआत करनी है, थोड़ा भाषण झाड़ना होगा। दैट इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, and when DE is parallel to BC आपको बाद में लिखना है बाय BPT, एब्रीवेशन अलाउड है, अप्लाई दैट रेशियो। अब वो वही रेशियो है जो मैंने अभी डायग्राम में बताया था, और वर्टेक्स से शुरुआत करनी है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आपको सही लिखना है ना? हाँ सर? बोलो। सर सिंजर का मैसेज है, सिंजर को थ्योरम नहीं समझा है। क्या नहीं समझा? थ्योरम। वो ज्वाइन तो हुई है क्या? हाँ सर, वो ज्वाइन हुई है। तो बोल क्यों नहीं पा रही है फिर? सर उसका माइक प्रॉब्लम है। वाह, अब थ्योरम मैंने प्रूफ पढ़ाया नहीं, मैंने सिर्फ ये बेसिक कराया है। ठीक है, रुक जाओ। AD अपॉन DB, AD इज 1.5 अपॉन DB इज 3 इज इक्वल टू AE इज 1। सबको सॉल्व करना है, एक्सरसाइज का सम है, अपॉन EC। मैं 5-6 लोगों को बोलूँगा बैच ख़त्म होते ही सबमिट करने के लिए, तब ध्यान देना। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी EC इंटू 1.5 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1, फिर 1.5 नीचे शिफ्ट होगा, एंड 3 अपॉन 1.5 इज 2, 3 अपॉन 1.5 इज 2। जल्दी से सेकंड कर दो। जल्दी करो सेकंड, मैं एक एक्स्ट्रा सम देने वाला हूँ, जस्ट समझ जाओ क्या है बात। सिंजल ध्यान देना, मैं अभी इधर ही बता सकता हूँ। एक ट्रायंगल में अगर सिंजल एक सेगमेंट किसी भी ट्रायंगल के एक पार्ट को अगर पैरेलल है, तो यहाँ पर देख देखो दिया है DE इज पैरेलल टू BC। इफ अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो बाकी के जो दो साइड्स हैं उनका रेशो सेम होगा। तो बाकी के दो साइड्स के क्या रेशो बन सकते हैं? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये लिखना है और आंसर की तरफ सॉल्व करते जाना है। तो अब सेकंड के लिए उतना हम डिटेल में ये नहीं लिखते बैठेंगे अभी, ये सब डायरेक्टली BPT लिख देंगे। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आंसर आ जाना चाहिए आपका। AD फाइंड करना है, अपॉन DB इज 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। एंड अब ये अब दोनों जगह पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है। आप चाहो तो यहीं पे पहले 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो डायरेक्ट भी कट होता ही है,
जिनको आ गया होगा। तो ये हो गया 18/54 एंड 18 वन ज़ा 18 थ्री ज़ा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आप 7.2 को ऊपर भेज दोगे, 7.2 ऊपर चला गया अपॉन 3 एंड 7.2 अपॉन 3 विल बी 2.4। समीक्षा बोलो सिंजल को क्लियर है क्या? चैट ऑप्शन होने के बाद भी तेरे को क्यों भेज रही है वो? इधर भेजा है क्या उसने? ओह सॉरी, चैट पे भेजा है क्या? मेरा ध्यान नहीं था। हाँ सर ठीक है, ओके। कल तक माइक अरेंज करना होगा, ये नहीं चलने वाला है माइक ऑफ है करके, काम नहीं कर रहा। सेटिंग्स में देखो अरेंजमेंट होती है, ठीक है। बोलो सर, ये हमारे स्कूल में बोल रहे हैं कि गिवन टू प्रूफ वगैरह सब लिखना है, तो वो करना है हमें। मानव वो ये मार्क्स जैसे बोल रहे हैं। मानव प्रूव दैट के क्वेश्चंस में करना होता है, और थ्योरम में इफ दिस इज अ सम यू आर सॉल्विंग, यू डायरेक्टली विल बी सॉल्विंग विद दिस मैनर। कुछ नहीं, गिवन टू प्रूव दैट के सम्स में, और थ्योरम में कंपलसरी होता है। थ्योरम में उसके बिना वो 1 मार्क कट कर देता है तुम्हारा। ओके सर। देख एक मिनट, सामने क्वेश्चन। अभी मैं एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस टाइप के बोर्ड एग्जाम में 3-4 आए हैं क्वेश्चंस, जस्ट राइट इट डाउन। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये नहीं, ये मत लिखते बेटो। इन ट्राइंगल ए बी सी एल एम इज पैरेलल टू बी सी, ये दिख गया इधर भी आपको, ओके। फिर आपको वैल्यूज दी जा रही है, अभी ध्यान से वैल्यूज लिखते जाओ। जस्ट अ मिनट। एक मिनट, एक मिनट। Right. If AL is 4x minus 3, AD upon DB। एक मिनट रुक जाओ, इधर थोड़ा कंफ्यूजन, अल्फ़ाबेट्स का कंफ्यूजन हुआ है बेसिकली। एट एक्स माइनस 7 LB 5x minus 3 AM 4x minus 3 and MC 3x minus 1। अब आपको सॉल्व करना है। फाइंड x, तो ये कॉम्बो सम बोल सकते हैं हम, ट्राइंगल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कॉम्बो सम है, क्योंकि ये सब आपको अल्फ़ाबेट्स में दिया। जब आप ये रेशो में सब्सटीट्यूट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन फाइंड x। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे बोर्ड एग्जाम में ट्राई किए गए हैं और स्कूल एग्जाम्स में भी किए हुए हैं, कुछ अलग नहीं है। इन दिस ट्राइंगल ए बी सी एल एम इज पैरेलल टू बी सी। सो स्टार्ट। निहारिका जल्दी से बोलो, बीपीटी के जरिए रेशो क्या होगा? हाँ सर। रेशो बताओ। -7 नहीं, अल्फ़ाबेट्स में बताओ जल्दी। AL upon LB is equals to AM upon MC। गुड, दिस इज बाय बीपीटी। और अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। एल इज 8x minus 7, LB is 5x minus 3 is equal to AM is 4x minus 3 upon MC is 3x minus 1। Do it, आना चाहिए क्रॉस।
अपना सॉल्व करते चलो, सिर्फ वेरीफाई करने के लिए। स्क्रीन पर ध्यान दो। ये करने के बाद ऑल लाइक टर्म्स, ये 20x स्क्वायर इधर आएगा तो लेफ्ट में माइनस होगा, 24x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर विल बी 4x स्क्वायर। ये होगा माइनस 8x माइनस 21x विल बी माइनस 29x। और ये माइनस 15 माइनस 12 ऑन द राइट साइड ये होगा माइनस 27x, लेफ्ट में लेंगे तो प्लस 27x हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 9 इक्वल टू 0, सो 4x स्क्वायर। बराबर है, देखो कि मेरी कहीं गलती हुई है? नहीं सर बराबर है, बराबर। सर बराबर है। 2 कॉमन, टू गया नीचे 0 के साथ, और अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 के दो फैक्टर्स जिनका सम या डिफरेंस x का कोएफिशिएंट होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 है, सो -2 के दो फैक्टर्स जिनका कोएफिशिएंट -1 होना चाहिए, 2 1 ज़ा, बिकॉज सम, सॉरी कोएफिशिएंट वर्ड गलती से बोला, सम बिकॉज माइनस में चाहिए, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर प्लस, चेक करना है, -2 इंटू +1 प्रोडक्ट इज -2, एड देम इट कम्स एज -1। टू एक्स कॉमन, बट x कैनॉट बी -हाफ, बिकॉज x -हाफ रहा तो साइड्स नेगेटिव हो जाएंगी ये, क्योंकि आपको साइड्स x के टर्म्स में दी हुई थी, सो द फाइनल एक्सेप्टेड वैल्यू विल बी 1। देखो कहाँ ट्राइंगल्स से लेकर ये आपको क्वाड्रेटिक तक ला सकते हैं यूजिंग बीपीटी। तो यहाँ पर ही बीपीटी ख़त्म हो गया था, उसके बाद तो ये अलजेब्रिक पार्ट चालू हो गया हमारा। वेल ये आइडिया देना था, असाइनमेंट में भी 2 सम्स हैं ऐसे, तो आपको ध्यान से करना होगा। ओके तो ये था इंट्रोडक्शन सम फॉर बीपीटी। अब आपको कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी भी है, जैसे 9th में मिड पॉइंट थ्योरम था और उसके बाद आप कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े थे, तो यहाँ पर भी हम कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम देखेंगे और फिर उस पर बेस्ड ये है सेकेंड सम। आज खाली थ्योरम समझ के लो कैसे है, उनका सम्स में यूज़ कैसे होता है ये डायरेक्ट पहले मालूम होने दो, कल हम प्रूफ देख लेंगे उसका। अब कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ बोर्ड ने कैंसिल करा दिया है, पर थ्योरम यूज़ होता है, स्टेटमेंट आधी एक्सरसाइज इस थ्योरम के स्टेटमेंट पर बेस्ड है, तो थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ नहीं आएगा। और इसका प्रूफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से होता है, सबका फेवरेट मेथड, ठीक है। तो प्रूफ नहीं लेंगे हम, सिर्फ थ्योरम और उस पर सम्स। थ्योरम पढ़ो और फिर उसका सम्स में यूज़ कैसे होता है वो भी समझना ज़रूरी है। सो स्टार्ट। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, उल्टा कॉन्वर्स को उल्टा ही इसलिए बोलते हैं कि लास्ट थ्योरम में हमने कंक्लूड किया था दैट द रेशोज आर इक्वल। इधर बोल रहे हैं अगर एक लाइन ऐसे डिवाइड, अगर ऐसे पास हो रही है जिससे 2 साइड्स का रेशो सेम हो अगर, देन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्वर्स। 9th में मिड पॉइंट थ्योरम का परफेक्ट कॉन्वर्स नहीं था, बराबर उल्टा नहीं था, अगर आपको याद है तो उसमें थोड़ा एक पार्ट कन्वे करा था कि ये उसका उल्टा है, ये एग्जैक्टली उल्टा है। अगर इधर लेके जाएं आपको
शुरुआत में जहाँ मैंने थ्योरम यूज़ किया था। सिंजल ध्यान देना, अब मैं बस इफ़ और देन हटा दूंगा और ये उल्टा हो जाएगा। इफ़ अ लाइन, ये पैरेलल भी हटाना होगा। इफ़ अ लाइन इज डिवाइडिंग द अदर टू साइड्स in the same ratio, so if these two ratios are equal, then the line is parallel to the third side and then it is parallel to the third side. तो ये गिवन दिया जाएगा सम्स में, या सम्स में कब ये यूज़ होता है, ध्यान से सुनो, एक सिंपल लॉजिक, ये मैं बार बार आपको सम्स में बताऊंगा कि जब भी पैरेलल गिवन होगा यूज बीपीटी। जब भी पैरेलल पूछा जाएगा या प्रूव दैट करना होगा, प्रूव दैट दीज टू आर पैरेलल, यू विल हैव टू गो विथ कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब जब भी पैरेलल पूछा जाएगा तो कैसे कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे कि जब भी आपको ये पैरेलल पूछा जाएगा, आपको कुछ भी करके ये रेशियोज इक्वल दिखाने होंगे। अगर आपने ये दो रेशियोज इक्वल दिखा दिए, देन जस्ट बाय अ सेंटेंस यू कैन राइट दिस टू आर पैरेलल। अगर आपने कुछ भी करके ये रेशियोज ऐसे इक्वल दिखा दिए, देन यू कैन राइट बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, डी इज पैरेलल टू बीसी। फिर से सुनो, जब भी पैरेलल गिवन होगा, जैसे अभी हमने सम किया था आज, इन दोनों में पैरेलल गिवन था, वी यूज्ड बीपीटी। ये अल्फाबेटिकल सम में भी पैरेलल गिवन था, वी यूज्ड बीपीटी। So whenever parallel is given in any sum, we will have to use BPT, and when parallel will be asked or prove that करना होगा, तो नाइन्थ का भूल जाओ वो सब, but these form a pair of alternate angles, वो करते थे हम जब नाइन्थ में पैरेलल पूछा जाता था, वो लाइन्स एंड एंगल्स में था। यहाँ पर ट्राइंगल्स के अंदर जब पूछेंगे पैरेलल प्रूव करने को, आपको कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए पहले आपको ये रेशियोज कैसे भी करके इक्वल दिखाने होंगे, एंड देन विल जस्ट राइट बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, दीज टू विल बी पैरेलल। एग्जाम्पल कर लेते हैं और पूरा क्लियर हो जाएगा। अब लेकिन एक मिनट, एक बहुत ज़रूरी चीज़ बतानी है जो शायद कल के दिन हमको एक्सरसाइज में काम आएगी, कि बीपीटी या कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी के दो तरीके हैं। ध्यान से सुनना, बीपीटी और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी को लिखने के दो तरीके हैं। तो पहले बीपीटी का देखते हैं। इफ़ D is parallel to BC. If D is parallel to BC, one way of writing BPT theorem is, सूर्यवन, जर हे दोन पॅरल असतील तर बीपीटी मुळे कुठले रेशोज लिहू शकतोस? सर AD upon DP is equal to AE upon EC. आणि करेक्ट. थांब. हां, ह्याचं उलटं म्हणशील चालेल, ते पण चालते, पण मला दूसरी जो मेन मेथड सांगायची, ये एक ठीक है, और दूसरा है AD अपॉन AB इज ऑल्सो अलाउड। AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। टेक्स्ट बुक के एक ही सम में हम ये ऐसा डायरेक्ट यूज़ करेंगे, पर असाइनमेंट्स में जब बोर्ड एग्जाम में अलग अलग जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए हैं, उनमें तो आपको बहुत जगह पर ऐसे दूसरा तरीका ये भी यूज़ करना होगा। क्या बेसिकली दूसरे तरीके में मैंने लिखा है, ये एक पार्ट, देन द होल, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC की जगह AE अपॉन AC। याद रखना, दिस ऑल्सो कैन बी रिटन। लेकिन अब एक सम अगर ऐसा एग्जाम में आ गया, तो यहाँ तो फिर आप ये देखो, रीड द सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC एट D एंड E एंड इज पैरेलल टू BC, यानी यही डायग्राम हो गया। प्रूव दैट, ध्यान से पढ़ो, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। मैं कह रहा था ये यूज़ करना है, इधर तो पूछ दिया है उन्होंने, तो ये एक ही सम में ये अगर उन्होंने ऐसे पूछा है, तो हम इस रेशो के ज़रिए, जो ये तो बीपीटी का नॉर्मल रेशो है, हम इस रेशो के ज़रिए ये रेशो पर पहुंच सकते हैं विथ 4 to 5 स्टेप्स। पर एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स में ये एक अलग न्यूमेरिकल बोल सकते हैं हम, इसमें डायरेक्ट ये प्रूव करने को बोला, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे ये डायरेक्ट प्रूव नहीं करने को बोलते हैं। लेकिन उसमें ऐसा क्या प्रूव दैट देखना पड़ेगा जिससे आपको ये मालूम पड़े कि आप बीपीटी का ये मेथड यूज़ करो या ये, हम तब देखेंगे।
बस ध्यान रखना, देयर आर 2 ways ऑफ राइटिंग दिस बीपीटी थ्योरम एंड सेकेंड वे विल बी यूज इन मैनी एक्स्ट्रा सम्स, और टेक्स्ट बुक के भी एक सम में प्रूफ दैट विल गिव यू द हिंट, proof that will give you the hint whether you have to approach that sum with the regular BPT or this second way. तो हम तब कल के दिन देखेंगे ये कि आपको कब सेकेंड मेथड यूज़ करना है. इधर क्या है, इधर वो सेकेंड पार्ट प्रूव ही करने को बोला डायरेक्ट, तो आपको कुछ मेथड के ज़रिए, देखो शुरुआत उन्होंने बीपीटी से की, फिर इसको रेसिप्रोकल करना होता है, फिर 1 ऐड करने का, फिर क्रॉस करने का, फिर आंसर आया जो उसको रेसिप्रोकल करने का. हो गया. जिनको समझा ठीक, नहीं तो मैं लूँगा ये कल. गिवन रेशियो से शुरुआत की उन्होंने, रेसिप्रोकल किया, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये इधर के इधर, लेफ्ट का राइट का क्रॉस, फिर ये आंसर आया, फिर उसका रेसिप्रोकल किया, एंड यू गेट दिस रेशियो फ्रॉम द गिवन रिक्वायर्ड रेशियो. पर आज कुछ नहीं करना हमको डिस्कस, पर सम्स की बात करें, अलग कोई सम्स हो तो ये डायरेक्ट अलाउड है, ये ध्यान रखना. ठीक है, तो अब हम कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी के 2 सम्स देख लेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बस आज थ्योरम समझ लो क्या है. प्रूफ से पढ़ा देता ना, आधे लोग पहले दिमाग ख़राब करके पढ़ते हैं. पहले ज्योमेट्री, आधे लोगों को नफरत है, तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए पहले आपको थ्योरम अप्लाई करने आ रहा है कि वो समझने के लिए मैंने आज सम्स ले लिए डायरेक्ट. सेकेंड सम का ये डायग्राम नहीं है, पहले डायग्राम पे इधर ध्यान देंगे, ये थर्ड सम का है. ओके, सो ड्रॉ करना होगा, एक ही डायग्राम ड्रॉ करना है, तीनों सम्स एक ही डायग्राम पे बेस्ड है. सो स्टार्ट, डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं. E and F are points on PQ and PR of triangle PQR. PQR. E and F are 2 points on PQ and PR. PQ और PR पे 2 पॉइंट्स हैं, सिर्फ पैरेलल नहीं दिया है, सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं और उनको ज्वाइन करा है. स्टेट वेदर मतलब प्रूव करना है, फाइंड करना है वेदर EF इज पैरेलल टू QR और नॉट. आपको चेक करवा रही है कि EF PQ को पैरेलल होगा कि नहीं. मैंने बोला था जब भी पैरेलल दिया जाएगा, कहाँ गया, व्हेनेवर पैरेलल विल बी गिवन यूज BPT. When parallel will be asked और check whether है, state whether, तो चेक करने को बोल रहे हैं, तो हम कॉन्वर्स ऑफ BPT यूज़ करेंगे. लेकिन कॉन्वर्स ऑफ BPT यूज़ करने के लिए 2 रेशियोज इक्वल दिखाने होंगे हमको. सम्यक डायग्राम समोर आहे. EF पॅरलल टू QR दाखवण्यासाठी सम्यक आपल्याला कुठले 2 रेशियोज इक्वल दाखवावे लागणार. बोला कि माइक नॉट वर्किंग बोलेगा, जाने दो. EF इज पैरेलल टू QR. बोला. PE upon PQ is equal to PF upon FR. करेक्ट. हमको ये रेशियोज इक्वल दिखाने होंगे, उसके लिए हमको पहले इन दोनों रेशियोज की सेपरेटली वैल्यूज़ निकालनी होंगी. PE अपॉन EQ की वैल्यू अलग निकालेंगे हम, और PF अपॉन FR की अलग निकालेंगे, क्योंकि आपको उनके वैल्यूज़ दिए हुए हैं. तो जस्ट बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज यू हैव टू आंसर इन ईच केस वेदर EF विल बी पैरेलल टू QR और नॉट. सो PE अपॉन EQ के लिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. अभी 3.9 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 1.3 आता है. तो PE अपॉन EQ का आंसर आया 1.3 अपॉन 1, और PF अपॉन FR. अब आपको ये समझना आना चाहिए कि 3.6 को 36 समझ लो, 2.4 को 24 समझ लो, एंड 12 3 जा 12 2 जा. तो ये आ गए रेशियोज हमारे, एंड किधर भी ये रेशियोज इक्वल नहीं है. देयरफॉर यू विल राइट PF अपॉन EQ इज नॉट पैरेलल टू PF अपॉन FR. देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, मतलब ये रेशियोज इक्वल नहीं है, तब भी आपको ये लिखना है.
बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी EF इज नॉट पैरेलल टू QR। कुछ महान नॉट इक्वल टू से इंस्पायर होकर नॉट पैरेलल के लिए ऐसे लिखते हैं, वाह, अलाउड नहीं है। ठीक है, सो राइट इज नॉट पैरेलल। सबको क्लियर हुआ कि रेशोज इक्वल दिखाने होंगे अगर हमको कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी से, इधर देखो, ये रेशो अगर हम इक्वल दिखा सके तो हम पैरेलल लिख सकते हैं, दैट इज कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। और इसलिए आपको यहाँ पर ऐसे वैल्यूज दी जा रही है जिससे आप एक एक रेशो फाइंड कर सको, और रेशो फाइंड करने के बाद अगर वो इक्वल रहे बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी EF विल बी पैरेलल टू QR, बट हियर इट इज नॉट। कृष्णा, क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर है। अब सेकंड के लिए भी आप डायरेक्टली वैसे करने जाओगे, उससे पहले ध्यान से पढ़ो। ठीक है, इधर भी PE दिया है, EQ दिया है, PF दिया है, RF दिया है, सो डू इट। बस अभी डायरेक्ट रेशियोज भी बनाओ, डायग्राम मत बनाते बेटा, वही डायग्राम है। फॉर दिस सेम डायग्राम दे हैव गिवन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ these 4 parts, and each time they wanted to check whether EF will be parallel to QR or not. So start. P upon QE. तर बोल अर्चा. तर मला आता इकडे आपण वर्टेक्स पासून घेतो ना रेशिओ, मग त्यांनी तर QE दिले, मग ते रॉंग नाही आहे? नहीं अर्चा, साइड्स लिहिताना QE और EQ doesn't make any difference. Only thing is you should write PE upon EQ, not EQ upon PE. कारण साईड आहे ना, तर QE म्हटलीस किंवा EQ म्हटली तर साईडची व्हॅल्यू नाही बदलणार, ते 4.5च राहणार. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया एंड 5 8 जा 5 9 जा, ये आया PE अपॉन EQ. डायग्राम सामने है, PE अपॉन EQ. अब हमको PF अपॉन FR फाइंड करना है, और वो तो डायरेक्टली दिया हुआ है 8 and 9, खत्म काम. रेशियोज आर इक्वल. अस्मी, क्लियर हुआ है सब? हाँ सर, पूरा क्लियर है. ठीक है. 6 स्टूडेंट्स, नाम सुनते जाओ सिर्फ, उनको इमीडिएटली बैच ख़त्म होती सॉल्व किया हुआ सब भेजना है. नहीं भेजा उसके 5 मिनट बाद मेरा पनिशमेंट मिलेगा तुमको. केदार, अस्मी, तर मी बाहेर आलो, माझ्याकडे बुक नाही. काय? उत्तम, हा सर. अच्छा, कोण बोला? केदार. काय कुठे डोंगरावर बसून अटेंड करायला आहेस का सेशन? कुठं पण आलायस तर तिथे सोडवता येत नाही तुला? सर उद्या पाठवतो तुम्हाला. सम्यक सूर्यवान, सम्यक सूर्यवान, देन निहारिका, सम्यक सूर्यवान निहारिका, जयराज, इधर किसके नाम लिए मैंने? केदार और अस्मी. भेज देना, बैच खत्म होती है. थर्ड करो जल्दी. अब थर्ड में प्रॉब्लम देखो क्या है, आपको PQ दिया है और PR दिया है. एक मिनट, आपको PQ दिया है और PR दिया है. PQ यानी पूरा, और PR भी इधर ऐसे पूरा दिया है, और फिर PE दिया है और PF दिया है, फिर PE दिया है और PF दिया है. तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि पूरा PQ मालूम है और PE मालूम है, हम QE फाइंड कर सकते हैं. करेक्ट, पर भूलो मत BPT का दूसरा मेथड. सर तो सिर्फ ये यहाँ पे ही यूज होता है क्या? तो इधर हम वैसे ही रेशो फाइंड करेंगे जिस हिसाब से उन्होंने वैल्यू दी है. अगर उन्होंने पूरा PQ दिया है और PE दिया है, एक मिनट, अगर उन्होंने PE दिया है और PQ दिया है तो हम इसका रेशो बना देंगे, क्योंकि ये रेशो भी चलता है. PE अपॉन PQ की वैल्यू निकाल देंगे और PF अपॉन PR भी निकाल देंगे, और
वो रेशो इक्वल हुआ या अनइक्वल हुआ उससे आंसर बदलने वाला नहीं है। अगर आपने पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर भी किया तो यू विल गेट सेम आंसर्स इन एनी ऑफ दिस केस। तो यहाँ पर एक सम में बिकॉज ऑफ द गिवन कंडीशन पी और पी क्यू दिया है, हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे। समझ गया क्या? किसका डाउट था? तो P दिया है 0.18। अब डेफिनेटली P अपॉन ई क्यू करने के लिए पूरे पी क्यू में से पी की वैल्यू माइनस कर सकते हो। पहले याद रखना, ये दो सम्स कभी बोर्ड एग्जाम में आए ना, CBSE बंद पड़ जाएगा। ऐसे बकवास सम्स भूल जाओ, ये सब खाली आपके बेसिक्स के लिए है। तो इधर आपको कैसे भी कराया होगा स्कूल ने, नो वरी, आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि वो दूसरा रेशो भी अलाउड है। सो P अपॉन पी क्यू, ऐसे बकवास सम्स आने लग गए मतलब ख़त्म फिर, इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर। किसी को डाउट इसमें? सबको दूसरा तरीका मालूम होना चाहिए बीपीटी का लिखने का। तो यहाँ पर हम कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए भी वैसे कर सकते हैं कि कॉन्वर्स के लिए भी हम ऐसे रेशियोज भी इक्वल दिखाते तो भी चलेगा। इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड या एक मिनट, ये मत कर दो, ये ऐसे रखो, ये एक रेशो से आ जाएगा। कोई रिड्यूस्ड फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं है आपको, खाली दो रेशियोज इक्वल दिखाने हैं। ये 2 से डायरेक्ट कट होता है और ख़त्म हो गए, दो रेशियोज इक्वल हो गए। P अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर। केदार, मॉमचा फोन यायला पाहिजे उद्या सकाळी, नाहीतर मी सेशनमध्ये घेणार नाही तुला, काळजी ठेवा. अँड वेन दिस रेशोज आर इक्वल वी विल राइट by converse of BPT EF is parallel to QR. ब्रेक करके भी आप ढूंढ सकते ही थे, पर उसमें टाइम जाता है और आप ये ऐसा अलाउड है क्योंकि आप बीपीटी के सम्स करने वाले हो ऐसे कल। तो जब बीपीटी के लिए हम ऐसा रेशो अप्लाई कर सकते हैं तो कॉन्वर्स के लिए ऐसा रेशो इक्वल लिखकर हम पैरेलल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ का। और ऐसे भी नीड पड़ेगी आपको आगे बहुत सारे एक्स्ट्रा सम्स में प्रूव दैट के कभी कभी आपको ऐसे रेशोज इक्वल दिखाने होंगे। वो सम टू सम डिपेंड करेगा, मैं आपको तब क्लियर करूँगा कि कब रेगुलर वे से जाना